हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट, हम लोग आज अपना 13 नंबर सेट करेंगे। और 13 नंबर सेट के लिए सबसे पहले आ जाओ। ये देखो 13 नंबर सेट जो है ये 19/7/2023 को हुआ था और टाइम इसका 9 से 10 है। ठीक है। और पहला क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको देखना है। द राइडर हु मेट विथ अ एक्सीडेंट, गलत हो गया, एन एक्सीडेंट होता है ना। नेक्स्ट आओ, द राइडर हु मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, होगा, एन हेलमेट नहीं होता। द राइडर हु मेट विथ द एक्सीडेंट वॉज नॉट वेयरिंग द हेलमेट। द राइडर हु मेट विथ द एक्सीडेंट वॉज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट। बेटा ये होना चाहिए। अब कहोगे मैम अ हेलमेट क्यों है, द हेलमेट क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये कहना चाहते हो कि जिस राइडर का एक्सीडेंट हुआ ना, यानी राइडर और एक्सीडेंट दोनों मतलब आप कंफर्म्ड हो, जो किसी निश्चित राइडर की बात कर रही हूं मैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ, यानी वो निश्चित एक्सीडेंट था, उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। बेटा यहाँ पे हेलमेट नहीं पहन रखना, कोई हेलमेट को भी डेफिनेट करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो अ हेलमेट होगा, देखो ध्यान से। ठीक है। नेक्स्ट आओ, गिफ्ट ऑफ द गैप। ये बहुत बार कराया हुआ है आपका। इसका मतलब है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, यानी कि अच्छा वक्ता होना। इसका सिनोनिम में मैंने आपको आर्टिकुलेशन कराया हुआ है। ओरेटरी, बोलने की क्षमता, अच्छा बोलने की क्षमता, है ना। जो इलोक्यूशन, नहीं इलोक्वेंट जो होते थे। नेक्स्ट आओ बेटा, फर्स्ट स्पीच होता है मेडन स्पीच। याद रखना, मेडन स्पीच भी कई बार आता है। इसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच तो मैं आपको कराती हूं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, नहीं। नेक्स्ट आओ, आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। आई विल जस्ट साइट, साइट मतलब होता है बेटा मेंशन करना। मेंशन, मैं कुछ फिगर्स दूंगी यहां पे जो आप कंपैरिजन करने के लिए। SITE, बेटा ये तो प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, जहां पे निर्माण चल रहा है। SIGHT दृष्टि या नजारा होता है। और CETE ग्रुप ऑफ बैजर्स। ये जो बैजर्स होते हैं ना, वो थोड़े से आप कह सकते हो थोड़ा बड़े टाइप की, गिलहरी टाइप के होते हैं देखने में। ठीक है। अब इसका हिंदी नहीं पता मुझे। क्लियर? नेक्स्ट आओ, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर डिनर, क्या लंच, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो लंच के लिए? आई एम सॉरी, माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। अब देखो बेटा, इसमें मैं ये भी कर सकती हूँ कि क्या तुम आज हमें ज्वाइन करोगे। तो आप कहना चाहोगे फिजिक्स क्लास शुरू होगा 1 PM पर और 3 PM से पहले खत्म नहीं होगा। ऐसे कर सकते हो आप कि माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड विल नॉट फिनिश टिल 3 PM, यानी गलती यहां भी हो सकता है। और अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करोगे, माई फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स एट 1 PM भी हो सकता था ना, है ना, कि मेरा फिजिक्स क्लास शुरू होता है, फिजिक्स क्लास शुरू होता है 1 PM पर और 3 PM तक खत्म नहीं होता है। बेटा यहां पर भी तो गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन गलत है। इसको आप, इसको विल स्टार्ट को स्टार्ट्स भी कर सकते हो और यहाँ डजंट फिनिश को विल नॉट फिनिश भी कर सकते थे। इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर SSC ने जो दिया है वो दिया है कि विल स्टार्ट को आप स्टार्ट्स कर दो। लेकिन मेरा मानना है कि आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि आई एम सॉरी, मैं लंच में आपको ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फिजिक्स क्लास शुरू होगा 1 PM पर और 3 बजे तक खत्म नहीं होगा, है ना। देखो, राइट।
तो इसीलिए इसको मैं मान के चलूंगी ये क्वेश्चन गलत है, जिसका दो आंसर हो सकता था, ये भी एंड ये भी। नेक्स्ट आओ, टीडियस का मतलब होता है एकदम बोरिंग, टायरसम, थकाने वाला। ठीक है, टीडियस होता है बोरिंग, जिसको कहोगे ड्रडजरस, यानी कि थकाने वाला, उबाऊपन जिसमें आ जाए। और टायरसम होता है थकाने वाला। होलसम का मतलब तो भरपूर होता है ना, जिसमें सब कुछ हो, भरपूर। रेपिटेटिव होता है जो रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। ठीक है, और 3 स्कोर, बेटा एक स्कोर में 20 होता है, तो 3 स्कोर का मतलब हो गया 60। 1 स्कोर में 20 होता है। क्लियर? देखो नेक्स्ट आओ, बताओ इसका क्या होगा आंसर। He just needs to calm down a wee bit। बेटा वी बिट इडियम्स में भी आता है, याद रखना, इसका मतलब होता है थोड़ा सा, इसीलिए ईडियम के केस में वी बिट को याद रखो। एंड ही जस्ट नीड्स टू काम डाउन। बेटा काम डाउन का मुझे एंटोनिम पूछा गया है, तो एजिटेट होगा नहीं? अंडरस्टैंड तो समझना हो गया। काम डाउन मतलब क्या होता है? शांत हो जाना। काम डाउन का मतलब शांत होना। और एजिटेट का मतलब होता है आंदोलित होना। एजिटेशन क्या होता है? आंदोलन ही तो होता है। ठीक है, डिसिपेट का मतलब होता है कम हो जाना, इतना कम धीरे धीरे कि बस उसके बाद खत्म ही हो जाना, डिसिपेट। slowly becoming less until it disappears। ठीक है, धीरे धीरे कम होते जाना और उसके बाद खत्म हो जाना। देखो, द बेनिवोलेंट जेस्चर। बेटा बेनिवोलेंट मैंने कई बार आपको बताया है अपने कोर्स में। बेनी का मतलब होता है गुड, और वोल का मतलब होता है वॉलेंट्री मसल्स। क्या होते हैं? अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो, इच्छा, यानी जो अच्छी इच्छा रखता है दूसरों के प्रति। इसका सिनोनिम चाहिए तो जेनरस हो गया। बेनिवोलेंट होता है जो दूसरों के लिए अच्छी इच्छा रखता है और दूसरों का दान करता है, दूसरों को हेल्प करता है, वो जेनरस का मतलब दिलदार होता है। बेटा दिलदार का भी मैंने सिनोनिम बताया है, म्यूनिफिसेंट, बेनिफैक्टर, मैग्नानिमस, है ना? वही तो है। देखो, सोम्बर का मतलब होता है सैड एंड सीरियस। अगर आप सोम्बर मूड में होते हो तो सैड दिख रहे होते हो, सीरियस होते हो। नम होता है नॉट फीलिंग एनीथिंग। जैसे अगर मैं कहूं मेरा पैर नम पड़ गया है, इसका मतलब मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही हूं पैर में, नॉट फीलिंग एनीथिंग। और सोबर का दो मीनिंग है। एक तो होता है नॉट ड्रंक, जब आदमी पिया हुआ नहीं होता है तो सोबर रहता है। और सोबर का मतलब हो जाता है सिंपल, ज्यादा तड़क भड़क वाला नहीं, सिंपल, प्लेन। जेनरस का मतलब होता है दिलदार, जिसका सिनोनिम में लिखवा देती हूं, मैग्नानिमस, म्यूनिफिसेंट और बेनिफैक्टर। दिलदार, जो दिल खोल के दान वगैरह करता है। ये देखो, क्लियर? समझ में आया? हमें बेनिवोलेंट का ही मीनिंग चाहिए था, हालांकि अगर आप चाहो तो इससे भी मीनिंग पता चल जा रहा है। द बेनिवोलेंट जेस्चर ऑफ द रिच मैन, रिच मर्चेंट वॉज एप्रिशिएटेड बाई ऑल, है ना? ही इज वेरी डैश टू ज्वाइन द एयरफोर्स। बेटा ईगर का सिनोनिम पूछा है, ईगर का सिनोनिम कीन होगा। एक ईडियम भी है ईगर से, ईगर बीवर। ये होते हैं ना वेरी क्यूरियस एंड एंथुसियास्टिक, कोई चीज को करने के लिए उत्साहित और उत्सुक, क्यूरियस। ठीक है, अर्कसम होते हैं
जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं, एनोइंग होते हैं, आपको परेशान करेंगे, चिढ़ जाओगे आप। ड्यूबियस का मतलब एक तो होता है बेटा कि नॉट ऑनेस्ट, यानी कुछ तो छिपा हुआ है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। और ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल भी, फेक भी, जिस पर आप शक करोगे कि पता नहीं वो सही है भी कि नहीं है। ठीक है, ड्यूबियस का मतलब नॉट श्योर भी होता है। जैसे ड्यूबियस मिशन पे जब कोई सोल्जर जाता है तो सेफ नहीं होता है, ठीक है, श्योर भी नहीं होता कि होगा क्या। और अनकंसर्न मतलब मुझे नहीं मतलब है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मुझे मतलब ही नहीं है, नॉट बॉदर्ड, मतलब नहीं रखने वाला रवैया, नॉट बॉदर्ड। प्रीवियस ईयर का है बेटा, 13 नंबर है ये। द कंपनी, अच्छा अब मुझे क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। द कंपनी इज लॉन्चिंग, जैसे इज प्लस V1 ING दिखा, हमारे तुरंत ध्यान में आएगा कि कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस में BEING यूज होता है। देखो बीइंग यहां पर है, बीइंग यहां पर है नहीं है, यहां पे है नहीं है, बस खत्म। बीइंग होना ही चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट आओ, गेट इनटू अ स्क्रेप, इसका मतलब होता है बेटा प्रॉब्लम में फंसना, इन्वॉल्व इनटू अ प्रॉब्लम। गेट इनटू अ स्क्रेप का मतलब होता है किसी मुसीबत में फंसना, कभी कभी खुद ही अपने आप का किया हुआ कोई मुसीबत में फंसे हो, ठीक है। आप ऐसे याद रखना है इसको, जैसे कोई भी बड़ा सा बर्तन ऐसे फील करना, उसका जो तली में होता है ना वो स्क्रेप होता है, जो उस पर चिपक जाते नहीं है नीचे तली में। अब कोई व्यक्ति अगर उसी में झांक रहा और गिर गया नीचे, तो यू ही गेट्स इनटू द स्क्रेप, प्रॉब्लम में तो फंस गया अपने ही किए में, है ना। तो इसी ऐसे याद रखना कि प्रॉब्लम में फंसना, ठीक है। पर्सन हु बिट्रेज हिज ओन कंट्री, बेटा ट्रेटर होता है। ट्रेटर का मतलब गद्दार लिखना, ट्रेटर, डिसलॉयल, टर्न कोट, इस तरह के वर्ड्स याद रखना ट्रेटर के लिए, यानी कि गद्दार। ठीक है, नेक्स्ट आओ, पहला वर्ड मैस्कट, कोई भी चीज, व्यक्ति हो, एनिमल हो, एनीवन और एनीथिंग दैट ब्रिंग्स गुड लक। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा लक लेके आए, ठीक है, एनिमल हो, थिंग हो, कुछ भी हो जाए, एनीवन और एनीथिंग भी लिख सकते हो। दैट ब्रिंग्स गुड लक, ठीक है। आइकन का मतलब तो होता है बेटा प्रतीक, कोई भी तरह का सिंबल होता है वो आइकन होता है, ठीक है। एंड पैरागन होते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसको हम लोग एपिटमी भी कहते हैं, एपिटमी, पैरागन, ठीक है। कभी कभी कहते हैं ना, तुम तो मेरे लाइफ में एक मैस्कट के रूप में आए, इसका मतलब होता है तुम जब से आए मेरी जिंदगी अच्छी हो गई है, राइट। नेक्स्ट आओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बेटा इसमें से कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग आपको गलत दिख रहा है, जरा देख के बताओ तो। इसमें डिवाइड का स्पेलिंग गलत है, DIVIDE होगा, है ना। कन्फाइड का मतलब होता है बेटा राज बताना, और सब्सिडी तो जानते ही हो आप, उसकी कीमत कम हो जाती है, कुछ हेल्प मिलता है गवर्नमेंट से, तो सब्साइड, सब्साइड का एक और मतलब होता है निकम होना, सब्सिडी से रिलेटेड नहीं हुआ यहाँ पे, तो सब्साइड का एक और मीनिंग आता है
जब कोई प्रॉब्लम वगैरह कम होता है तो सबसाइड कर गया कहते हैं ना। तो जैसे प्रॉब्लम सबसाइड कर गया, जो बाढ़ आया था वो सबसाइड कर गया। टू बिकम काम, काम का मतलब होता है शांत। टू बिकम काम, ठीक है, ये नीचे हो जाना कुछ। प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, राइट। नेक्स्ट आओ, सेंटेंस को अरेंज करना है, बट एट द सेम टाइम, बेटा बट से तो शुरू होता नहीं है, सेंटेंस कंजंक्शन से हम शुरू नहीं करेंगे। द एसेंस ऑफ सस्पेंस इज whether the reader will be able to gauge the criminal before the detective tells who he is। यानी सस्पेंस क्या होता है किसी नॉवल में, कि भाई पहले तुम पता लगा लोगे कि कौन गड़बड़ किया था, कि पहले राइटर ही आपको एकदम चौंका देगा अंत में, ठीक है। दिस लीड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच। बेटा दिस लीड्स टू, दिस से तो शुरू होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहूं दिस लीड्स टू तो कहोगे क्या लीड्स टू, क्या, मुझे तो पता ही नहीं। Different kind of approach to understanding literature. It is found that when one knows a genre and its structure and rules, it may often not make us enjoy a piece of literary work in the same manner as one usually does. ये पाया गया है कि अगर हम किसी भी उपन्यास वगैरह का जॉनरा जानते हैं ना, कि किस कैटेगरी में वो फॉल करता है, तो हम शायद वैसे एंजॉय नहीं कर सकते उसका, उस लिटरेरी पीस का, जैसे हम नॉर्मल इंसान होके एंजॉय कर सकते हैं, है ना। अब देखो, डी से शुरुआत तो हो सकता है, और बी से तो मुझे द एसेंस ऑफ सस्पेंस इज। अब पहले तो हम जॉनरा ऑफ लिटरेरी पीस की बात करेंगे, तब ना हम जाएंगे कि क्या है वो, यानी शुरुआत तो डी से होना चाहिए। देखो तो जरा, शुरुआत डी से होना चाहिए, ठीक है। बी से शुरुआत इसलिए नहीं होगा क्योंकि रीडर की बात कर रहा है, यानी ये कोई डिटेक्टिव उपन्यास की बात कर रहा है ना। तो डिटेक्टिव उपन्यास तो यहां नहीं होना चाहिए, शुरुआत में तो नहीं होना चाहिए। देखो, डिटेक्टिव उपन्यास की अगर हम बात करें तो डिटेक्टिव फ्रिक्शन और डिटेक्टिव वर्ड, ये जो सी और बी है वो एक साथ होना चाहिए। सी और बी यहां पर एक साथ है भी, दिख रहा है ना। इन टूडेज डिजिटल एज, इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन बाय मेनी मीन्स। बेटा बाय मेनी मीन्स को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है किसी से भी जो इसको चेंज कर सकता हो। बाई मेनी मीन्स ऑफ मीडिया, यानी कि मीडिया के वेरियस मीन्स की बात कर रहा है, वेरियस फॉर्म्स की बात करेगा मीडिया का नहीं। देखो, वेरियस मीन्स का मतलब होता है जो अलग अलग तरीके हैं मीडिया के, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। तो बाई वेरियस मीन्स, वाया वेरियस मीन्स हो सकता था, मीन्स को फॉर्म्स में चेंज किया है, बाकी तो कुछ नहीं है। देखो, ठीक है। यस रोहित, मैं गई थी अबू धाबी और घूमने फिर चली गई उधर से ही दुबई। अबू धाबी में अवार्ड सेरेमनी था बेटा, तो केडी कैंपस को अवार्ड मिला तो मैं गई थी, है ना, मुफ्त का मिल गया जाने को तो मैं चली गई। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सबसे पहले तो सीधा दिख जा रहा है यार, सॉल्यूशन का स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ, देखो क्या होगा सॉल्यूशन का स्पेलिंग, बताओ, चलो तुम लोग खुद बताओ। बोनाफाइड का मतलब होता है बेटा इन गुड फेथ, इन गुड फेथ। बोना मतलब होता है बेनी, बेनी का मतलब होता है गुड। ये मेरे बुक में है एक में, जहां पे मैंने फिड का बताया है आपको, फिड का मतलब होता है फेथ, ठीक है। एंड ट्रस्ट वर्दी होता है विश्वसनीय, वन हु कैन बी ट्रस्टेड, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। सॉल्यूशन का स्पेलिंग, यस,
TION, solution. ठीक है. Next, how you will tell your friend that someone has picked Suman's pocket. Suman's pocket has been picked. बेटा has been आएगा ना. जैसे हम has plus V3 देखें, हमें तुरंत याद आना चाहिए परफेक्ट में BEEN नहीं भूलते, है ना. Suman's pocket has been picked. यहां पे been तो है लेकिन has गायब है. ठीक है. नेक्स्ट आओ, हैबिचुअल में बी रिप्लेस्ड विथ. हैबिचुअल जो होता है बेटा कॉन्टिन्यूअल होता है. किसी चीज की आपको हैबिट होगी ना, आप कंटिन्यू करोगे. स्टैग्नेंट होता है पानी से रिलेटेड, वाटर का ही रिलेटेड होगा. जब पानी स्टैग्नेंट होता है ना तो इट इज नॉट फ्लोइंग एंड बिकमिंग डर्टी. जब पानी फ्लो नहीं करता तो कैसा होता है, वहां पे गंदा सड़ जाता है ना. टेम्परेट क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता है, नीदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड. नॉट नॉट वेरी कोल्ड. और होलिस्टिक को है ना ऐसे याद रखो, होल मतलब संपूर्ण, राइट. Involving the whole of. होलिस्टिक में होल याद रखो, WHOLE. NDA का भाई एक तो मैं खत्म करा नहीं पा रही हूं उसका, अब तुम्हारा NDA भी कराऊं तो कब कराऊं, खुद सोचो. ठीक है. नेक्स्ट आओ, The mass schedule was disturbed due to dash rain. बेटा incessant का मतलब होता है continuous, लगातार. continuous, incessant, intermittent मैंने कई बार आपको कराया है. incessant rain के लिए कई बार यूज किया है हमने, और यहां पर भी देखो रेन के लिए ही यूज हुआ है ये. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आओ, डिटेस्टेबल. डिटेस्टेबल का मतलब होता है जिसको आप निंदा करोगे, फिट टू बी क्रिटिसाइज्ड, निंदनीय या घृणा के लायक. वेनरेबल बेटा रेस्पेक्टेबल, जिसका आप सम्मान करते हो, जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए रेस्पेक्टेबल है, वेनरेबल है. और सूदिंग का मतलब होता है जो आराम पहुंचाए, ठंडक पहुंचाए. सूदिंग इज हार्मिंग, आराम या ठंडक पहुंचाने वाला, सूदिंग. देखो नेक्स्ट आओ, अगेन सेंटेंस को अरेंज करना है. इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजुरीज. भाई इट कुड लीड टू सीरियस इंजुरीज, इससे गंभीर इंजुरी हो सकता है. कौन हो सकता है? Within the span of 1 year, Npongo grew double the size, and the need to obtain a maid for him arose, for it becomes unsafe for the humans around. या humans के लिए अगर गलत हो रहा है ये, इसका मतलब है कि ये गंभीर इंजुरी कर सकता है. Every afternoon he was brought out onto the lawn to show off his skills. किसका skills भाई, कौन? Owing to his attractive appearance and disposition, good manners and a well-developed sense of humor, Npongo soon became the darling of the zoo. शुरुआत यहीं से होना चाहिए कि डार्लिंग ऑफ द जू जल्दी ही बन गया, लेकिन डार्लिंग ऑफ द जू बनने के बाद क्या होगा भाई, सबके सामने उसको लाया जाएगा हर आफ्टरनून, ताकि वो अपने स्किल से लोगों को खुश कर सके. ठीक है. और मैंने कहा ना, 1 साल में जब इसका साइज डबल हो गया तो बेटा ये लोगों से दूर रखना जरूरी था, नहीं तो किसी को भी ये नुकसान पहुंचा सकता था. Hence a mate for Npongo became inevitable. Inevitable मतलब अटल, यानी उसको जरूरत है साथी की. देखो बेटा यहां भी मेट, यहां भी मेट, यानी कि साथी की. बी और ए एक साथ होगा, यानी आंसर इज 1. देखो नहीं बोलो कोई प्रॉब्लम?
द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। बेटा एंथ्रोपो ये रूट ही है मैन का, तो एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, एंथो हैज कम फ्रॉम एंथर, एंथर कहाँ होता है? फ्लावर्स में होता है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एंड साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। देखो आते हैं अब क्लोज टेस्ट पे, देखो जरा। दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स to help them learn to write dash of the English alphabet। देखो बेटा प्री स्कूलर्स है, प्री स्कूलर्स को ये बुक क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है, तो दिस बुक सिंगुलर है तो प्रोवाइड्स होगा। राइटिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है प्री स्कूलर्स को, जो उसको हेल्प करता है क्या करने के लिए? टू राइट डैश ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं, वर्णमाला के, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, उसके लेटर्स होंगे। डायरेक्शनल एरोज डैश विद द लेटर्स, जो डायरेक्शनल एरोज दिए होते हैं गिवन विद द लेटर्स, एंड नंबर्स गाइड चिल्ड्रन इन राइटिंग। डैश एंड कॉपिंग एक्टिविटीज, बेटा डैश एंड कॉपिंग, कॉपिंग में आईएनजी है ना, तो हमें ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जेरेंड को हम बैलेंस जेरेंड से करते हैं। एंड है उसके बाद जेरेंड है, तो अगर आप कहोगे कि अगर एंड है उसके बाद V1 ING है, तो एंड के पहले भी V1 ING होगा, ठीक है। एनकरेज करता है चिल्ड्रेन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स एज वेल एज, देखो है। अब यहां पे एक चीज मार्क करना, ये एक्टिविटीज नाउन है बेटा, किसी भी नाउन की विशेषता जो बताता है ना वो पार्टिसिपल कहलाता है। यहाँ पे जेरेंड नहीं, यहाँ पे पार्टिसिपल है। तो कॉपिंग की बात हो रही है, तो कॉपिंग एंड ट्रेसिंग एक्टिविटीज, यानी आईएनजी को हम आईएनजी से ही बैलेंस करेंगे, इसलिए यहां पे हमें लगेगा क्या? ट्रेसिंग। अब देखो यहां पूरा कंप्लीट कि ये जो बुक है प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स, ठीक है, टू रीड डैश ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं, ABCD को लेटर्स कहते हैं, मिलकर वो इंग्लिश अल्फाबेट बनाता है। जो डायरेक्शनल एरोस है जो लेटर्स के साथ दिए होते हैं गिवन विद द लेटर्स, वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं नंबर्स और गाइड करते हैं चिल्ड्रन को राइटिंग में। डैश एंड कॉपिंग एक्टिविटीज, अगर हम किसी एक्टिविटीज की विशेषता बताने के लिए कोई पार्टिसिपल लगा रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को बैलेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से करेंगे, यानी ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स, डैश टू काउंट एज वेल एज टू काउंट, यानी साथ ही साथ काउंट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग टेस्ट पेपर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेट 14, एग्जाम का डेट है 19/7/2023 का, और एग्जाम का टाइम था 11:45 से 12:45 का। सबसे पहला आओ, इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार। जैसे हम इज देखेंगे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इज प्लस V1 ING वाले केस में हम BEING जरूर इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, BEING कहाँ है? बस एक ही में तो है, इज अ कार नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हिम। देखो है ना, तुरंत फट से आपको जो वर्ड पकड़ना है वो यही वर्ड है, BEING, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मैनेजर्स हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्कलोड। बेटा डेलीगेट का मतलब होता है अपने काम को दूसरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब डेलीगेट का एंटोनिम है, एंटोनिम तो इसका रिटेन होगा, अपने पास ही बनाए रखना। सो डेलीगेट का मतलब लिख लो जैसे डेलीगेशन जाता है कहीं तो वो जाते हैं क्या, किसी को रिप्रेजेंट करने तो जाते हैं ना, तो डेलीगेट का ऐसे डेलीगेट का
एक्चुअल जो आप कहोगे है वो हो गया एंटोनिम इसका रिटेन यानी बनाए रखना। ठीक है। अपॉइंट, नॉमिनेट और डिप्यूट, ये तो पता ही है आपको। नॉमिनेट का और का मतलब होता है, आपको पता है कि किसी को ऑफिशियली चूज करना फॉर अ पोजीशन। जैसे आपको पता है ना, राष्ट्रपति नॉमिनेट होते हैं, है ना, बाकी लीडर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। नॉमिनेट का मतलब होता है ऑफिशियली चूज समवन फॉर अ पोजीशन। ठीक है, देखो क्लियर। और आप देखोगे तो अपॉइंट किसी को करते हैं ना किसी पोस्ट पे, तो उसको उस पोस्ट पे डिप्यूट करते हैं। इसलिए अपॉइंट और डिप्यूट का अगर आप थोड़ा इंग्लिश की बात करोगे तो ये सिनोनिम में ही आता है। अपॉइंट किसी पद के लिए, डिप्यूट भी किसी पद के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इनेट, बेटा इनेट मैंने क्लास में कराया था आपको। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, है ना, जो पैदाइशी होता है। बेटा पैदाइशी का उल्टा क्या होगा? लर्नेड होगा, जो सॉरी लर्नड होगा, जो आप इसको सीख के लाते हो, है ना। तो जब आप लर्न करते हो तो LEARN यानी सीखना। इनेट होता है इनबॉर्न यानी पैदाइश। एक्वेटिक होता है जलीय, जो जल में रहते हैं। नेचुरल तो जानते ही हो, जो प्राकृतिक होते हैं। और जब रिप्लीशन होता है ना कोई चीज का, यानी रिप्लीट करना, तो कोई चीज जब खत्म होता है उसको रिप्लीट करते हो तो वापस उसको भर देते हो, यानी जितना था उतना कर दिया। रिप्लीट इज टू फिल समथिंग अगेन। रिप्लीट होता है टू फिल समथिंग अगेन। फिल विथ समथिंग लगा दो, फिल विथ समथिंग, छोड़, फिल विथ समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हमें सिनोनिम मार्क करना है इनक्रेडिबल का। आप एक सुनते होगे ट्रीटमेंट आता था, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत। अविश्वसनीय का मतलब हो गया इसका हमें एंटोनिम चाहिए, नहीं सिनोनिम चाहिए। मेरा याद रखो सिनोनिम। तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, जिस पर भरोसा नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और रियलिस्टिक हो जाएगा एंटोनिम इसका, है ना, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। देखो रिजनेबल तो होता है तार्किक, जिसको आप तर्क से सही साबित कर सकते हो, तार्किक। ठीक है, और अनअचीवेबल होते हैं जिस चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, है ना। अनअचीवेबल, अचीव करने का मतलब होता है प्राप्त करना, जो प्राप्त ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। हम लोग सबका मीनिंग पढ़ ले रहे हैं ताकि कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन को देखो आप तो आप उसके सारे सिनोनिम एंटोनिम देख के चलना। नेक्स्ट आओ। रेडियम इज अ व्हाइट पाउडर दैट डैश टेबल सॉल्ट दैट लुक्स लाइक होगा, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, जो टेबल सॉल्ट की तरह दिखता है, दैट लुक्स लाइक टेबल सॉल्ट। देखो क्योंकि सिंगुलर नाउन है रेडियम, तो मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए लुक्स। वेंडेटा, बेटा वेंडेटा होता है ना, जो बहुत बहुत सालों तक जो दुश्मनी पाल के रखते हो, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक, उसको कहते हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक सिनोनिम है, दैट इज डिसएग्रीमेंट। वेंडेटा का मतलब होता है लंबे समय तक, लॉन्ग ड्रॉन, जिसको खींच रहे हो, लड़ाई झगड़ा, जिसको फ्यूड कहते हो। डिलेमा का मतलब होता है बेटा दुविधा, इसका सिनोनिम होगा वेसिलेशन।
डिलेमा और वेसिलेशन दोनों का सेम मतलब होगा, क्योंकि वेसिलेशन का मतलब होता है कभी हाँ कभी ना, चले ना ही जाए, यानी दिमाग सही नहीं है, मतलब एक जगह नहीं है, यानी कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और वही तो दुविधा में भी होता है ना, डिलेमा का मतलब दुविधा। पैशन, कोई चीज करने की बहुत ज्यादा आपको तीव्र इच्छा होती है ना, एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म फॉर समथिंग इज पैशन। जैसे अगर कहोगे आप कि भाई सिंगिंग मेरा पैशन है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ, दे आर द पीपल विच आर लुकिंग टू एक्सपैंड। बेटा पीपल के लिए विच तो आता ही नहीं है, हु आता है। अब पीपल के लिए इज नहीं आएगा, आर आएगा, यानी आंसर है आपका पी, टू तो हो ही नहीं सकता। हु आर लुकिंग टू एक्सपैंड, ये वो लोग हैं जो एक्सपैंड करने का चाहते हैं देयर हॉराइजन्स इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, लुकिंग टू एक्सपैंड। most of the things in life are transient। बेटा ट्रांसिएंट का मतलब होता है फ्लीटिंग, इसका मतलब होता है क्षणिक, जिसको कहते हो मोमेंट्री। हमने मोमेंट्री, ट्रांसिएंट, फ्लीटिंग, एफेमेरल, एवानेसेंट ये सब कराया हुआ है आपको। और ये परमानेंट का एंटोनिम था, है ना, इसका एंटोनिम चाहिए परमानेंट। बेटा टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस, एंड फ्लीटिंग का मतलब ही सेम होता है, यानी कि आप ट्रांसिएंट का सिनोनिम लिखोगे, सिनोनिम ऑफ ट्रांसिएंट तो वहां पे दिया हुआ है क्षणिक। ठीक है, देखो नेक्स्ट हाउ, sky appears blue as it absorbs all colors and reflects only blue। sky appears, बेटा sky नहीं the sky करो, the sky appears blue, the sky होना चाहिए। आंसर आई थिंक एसएससी ने भी यही दिया, the sky appears blue, the sky। ठीक है, नेक्स्ट आओ, child bereaved of one or both the parents। bereaved of नहीं, bereft of होगा यार। इसका मतलब जानते हो क्या होगा, bereft करो, bereft of, bereave यहाँ नहीं होना चाहिए, bereft होना चाहिए, यानी ऐसा बच्चा जिसके दोनों माँ बाप दोनों नहीं हो, वो ऑफन होते हैं। ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप दोनों नहीं हो वो क्या होंगे, ऑफन, यानी कि अनाथ। जो डेस्टिट्यूट होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, पैसा, घर, कुछ भी नहीं होगा, वो डेस्टिट्यूट होंगे। यानी जिनके पास वन हु हैज नो मनी, होम और फूड, जिसको आप कहोगे वंचित, जिनके पास कुछ नहीं हो वो डेस्टिट्यूट होते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो ऑफन होते हैं। और लाउड होता है बेटा थोड़ा जो रूड होंगे और बहुत ही स्टूपिड से पर्सन होंगे। आप कह सकते हो अस्टूपिड, और बहुत ही ऑकवर्ड सा व्यक्ति होगा, एन ऑकवर्ड पर्सन। स्टूपिड होगा और ऑकवर्ड होगा। ही इज सच अ लाउड, इसका मतलब इडियट है। डेसोलेट आप तब फील करते हो जब आप अकेले हो और आपको अच्छा भी नहीं लग रहा अकेला होना, है ना, इसका मतलब लोनली। यस, लोनली और सैड का संधि कर दे रही हूँ बार बार लोन्स करके। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ, साइंस हैज मेड प्रोग्रेस का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है भाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही खोजना है, प्रोग्रेस का स्पेलिंग गलत किया बताओ। इन लीप्स एंड बाउंड्स ओवर द इयर्स, दिन दुनी रात चौगनी, लीप्स एंड बाउंड्स, तरक्की कर रहा है साइंस। ठीक है, देखो प्रोग्रेस, having a consistency that does not easily yield to pressure।
यानी कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी जो आप प्रेशर में नहीं टूटते हो, आप फर्म होते हो। फर्म का मतलब दृढ़ निर्णय, प्रेशर में नहीं टूटेंगे। सब्सटेंशियल का मतलब होता है ऑप्टिमम, ठीक ठाक, कम नहीं, ठीक है। राम रॉड, बेटा राम रॉड जानते हो क्या होता है? देखते नहीं, बंदूक की जो नली होती है उसको एक रॉड से जो साफ करते हैं, वो राम रॉड होता है, ठीक है। एंड क्लोज तो जानते ही हो, तो राम रॉड कह सकते हो, रॉड यूज्ड टू क्लीन, बड़ी जो नाली होती है गन्स की, है ना, गन्स लिख दो ना सीधा, एमिनिशंस भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, describe how you will tell your teacher that the windmill is being built by master यादव। बेटा ये पैसिव वॉइस है ना ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी आएगा, यानी मास्टर यादव इज बिल्डिंग, ये रहा। नेक्स्ट, शी इज एन ऑफुल बोर, शी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट होता है भाई, सेक्साफोन नहीं। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब अपने मुंह या मिट्ठू अपनी तारीफ खुद करना, इसीलिए बहुत ही बोर है, एकदम अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट आओ, सेंटेंस अरेंजमेंट। ग्राफोलॉजी टेल्स देम अबाउट द कैंडिडेट्स टेम्परामेंट। ये देम कौन है, किसको बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं देम कौन है। यानी कि ग्रामो, ये क्या है, ग्राफोलॉजी पता नहीं क्या है ये, देखते हैं आगे। tells them about the candidate's temperament, tells them कौन है मुझे नहीं पता। many companies use it for executive recruitment and analysis, okay, बहुत सारे कंट्रीज ग्राफोलॉजी को यूज करते हैं अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, और वो क्या करता है, इन कंपनीज को बताता है कि भाई देखो इस कैंडिडेट का वीकनेस क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, यानी बी और ए की बात एक साथ हो रही। Despite public skepticism, graphology plays a covert role in British management. Okay, graphology एक छिपा हुआ रोल, covert मतलब होता है बेटा कवर, मतलब छिपा हुआ। Modern graphology began early in the 19th century. वाह, मुझे तो ग्राफोलॉजी यहां पता चला क्या है ना। क्रिएटेड द फर्स्ट, कब आया था, 19th सेंचुरी में, है ना। क्रिएट किया था किसने, ग्राफोलॉजिकल कैटलॉग। अब एक बात बताओ, इसका डेफिनेशन कहीं नहीं है, लेकिन लग रहा है ना कि कब पहली बार यहां पे आया था, यानी शुरुआत तो डी से होना चाहिए, फिर सी और बी और ए एक साथ होना चाहिए, बी ए एक साथ है, बी ए एक साथ होना चाहिए, और डी में इसका इंट्रोडक्शन है। देखो, बोलो समझ में आया? नेक्स्ट आओ, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तिल का ताड़ बनाना, ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, राय का पहाड़ बनाना। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, याद है, स्टॉर्म इन अ टी कप। टू मेक एन एलिफेंट आउट ऑफ अ फ्लाई, वही है, इसका मतलब क्या लगेगा, leave someone at the time, control the level of something, behave as if something that has happened is much worse than, yes, जितना खराब है ना उससे ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना is to blow something out of proportion, तिल का ताड़ राय का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट आओ, फिर से आगे सेंटेंस अरेंजमेंट में, a celestial body is a naturally occurring physical thing, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में क्या कहा, सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं है, ये है आपका एरर फाइंड करना। A celestial body or astronomical object is a naturally occurring physical thing or association or configuration that happens in the visible universe. कुछ तो नहीं है इसमें प्रॉब्लम। सेलेस्टियल बॉडी का सिनोनिम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इस लगा। नेचुरली अकरिंग, जो नेचुरली अकर करता है, क्या है नेचुरली अकरिंग,
फिजिकल थिंग और एसोसिएशन और कन्फिगरेशन दैट हैपेंस, हैपेंस का मतलब हो गया वही सेलेस्टियल इन द विजिबल, कुछ नहीं है, नो एरर लग रहा है। हैव यू एवर ट्राइड टू ऑर्डर डैश इन अ रेस्टोरेंट? बेटा कैबेज का स्पेलिंग डबल बी ए जी होता है, CABBAGE। देखो क्या हो गया मंदा को? हम्म, क्या हुआ बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल के पहले एन नहीं आएगा आशीष, क्योंकि एक ही चीज के बारे में दो जब होता है ना बात, तो दोनों के साथ आर्टिकल नहीं आता है, एक के साथ आर्टिकल आता है। पहला के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हो। द डैश पर्पस ऑफ द कोचिंग वॉज, द मेन पर्पस, ये मेन, ये जो मीन है, मीन का मतलब समझते हो ना, दो मीनिंग है इसका। एक तो मीन का मतलब बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाला, हाउ मीन। एक मीन का मतलब होता है मतलब होना, आई मीन टू से। एक मीन और होता है ना, मीन मोड मीडियन, नहीं जो मिडिल वाला होता है वो मीन होता है, नहीं। तो मीन के तीन मीनिंग हो गए। माइन का मतलब हो गया माई का प्लस नाउन, माई बुक के बदले में अगर मैं कहूं दिस इज योर बुक, दैट इज माई बुक, तो माई बुक जरूरत नहीं बोलना मुझे, माइन से काम चलेगा। बेटा मेन जो होता है ना, वो बालों को मेन कहते हैं, खासकर जो घोड़े वगैरह नहीं होते जिनके गर्दन पे यहाँ पर बाल होते हैं, वो मेन कहलाता है। यानी कि हेयर ऑन द नेक एंड हेड, खासकर एनिमल्स में। इनके कारण ही इंसानों को भी मेन कह दिया गया है, इंसानों के बाल को भी। लेकिन आप खास करें ना, जब भी मेन याद आए ना तो घोड़े, शेर, इनको याद करो। 20 सेंटेंस अरेंजमेंट। क्यूपू, a type of knotted rope employed by the Incas of South America, Incas of, served as a memory aid. Different colors were used to dye the strings. Yellow represented money while red stood for battle or warriors. Do you realize that 5 yellow knots represented 5 gold coins? अच्छा, येलो एंड यहाँ भी येलो है, CD एक साथ, ए भी तो एक साथ होगा। क्यूपू का मतलब पहला इंट्रोडक्शन तो ए में हो रहा है, पहला इंट्रोडक्शन ए में हो रहा है, और उसके बाद बी होगा, क्योंकि पहले तो हम क्यूपू क्या है वो बोलेंगे, फिर डिफरेंट कलर्स की बात करेंगे, फिर येलो में उतरेंगे, फिर येलो में फिर रहेंगे। तो येलो येलो एक साथ, ए के बाद बी, ABCD, तो सीधा सीधा था। देखो नेक्स्ट आओ, और ये अरे बाबा तो भयंकर क्लोज टेस्ट है इस बार तो। आ जाओ, द कॉर्निया, कॉर्निया आंख में होता है ना आपका, समझते हो ना। A transparent covering and a spherical lens make up the eye's lens system, just like any other camera. कैमरा की तरह ही हमारा आंख भी काम करता है। The retina is a kind of reusable film, यानी जो फिल्म होता है जिसमें एक बार पिक्चर छप जाता है फिर वो नहीं काम आता है, लेकिन हमारी जो आंखें होती है रीयूजेबल फिल्म है। This is the dash for images. This is the, yeah, this is the reason तो होगा नहीं। फाउंडेशन का मतलब आधार होता है, जस्टिफिकेशन होता है जब कोई चीज आप जस्टिफाई करते हो, और कॉज का मतलब कारण होता है। अब हमें कहना है कि दिस इज द डैश फॉर, बताओ क्या होगा? बोलो, द डैश फॉर इमेजेस, ये क्या होता है? बोलो जल्दी बोलो बेटा, कॉज नहीं होता है, कॉज कारण हो गया, ये फाउंडेशन है। कॉज का मतलब कारण नहीं भाई, ये आधार है इमेज का, फाउंडेशन ऑफ इमेजेस। एंड याद रखना, यहां पे आप कह रहे हो कि दिस इज द डैश फॉर इमेजेस, कॉज फॉर इमेज होता ही नहीं है, कॉज ऑफ होता है, फाउंडेशन फॉर द इमेज होता है। तभी तो मैंने कहा बताओ, आपने कॉज लगाया, कॉज का मतलब कॉज के साथ फॉर कब सुने हो यार? हाँ, रीजन फॉर होता है, लेकिन ये रीजन नहीं है,
ये तो फाउंडेशन है जिस पर इमेज बनता है. The size of the opening, the shape of the lens, and the movements of the eye are all controlled by various sets of muscles. हमारे आंखों का पूरा कंट्रोल मसल्स करता है. There are three things that happen when you look at an object. To fit on the retina, your eye's tiny screen, the image must be reduced in size. It is necessary to focus the scattered light at the retina. क्या रेटिना के किस चीज पर फोकस करना पड़ता है? रेटिना के किस पर बताओ? 22 का बताओ कि रेटिना की किस चीज पर फोकस करना पड़ेगा, बताओ. बेटा रेटिना के सरफेस पर, उसका जो सरफेस होता है, टॉप नहीं. जो ये रेटिना है ना आपके आंख के पीछे, आपका जो आंख है उसके पीछे जो रेटिना है ये फोकस उस पर करता है. तो रेटिना के सरफेस पर फोकस करता है, रेटिना के सरफेस पर. ठीक है, आगे चलो. ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, देखो ध्यान से. टू मैच द रेटिनास कर्व द इमेज मस्ट बी कर्व्ड. अब रेटिना में तो ऐसे कर्व बना हुआ जो अभी आपको दिखाया मैंने, तो इमेज भी कर्व में बनेगा. द इमेज इज फोकस्ड ऑन द रेटिना बाय द लेंस एंड कॉर्निया वर्किंग डैश. लेंस और कॉर्निया कैसे काम करेगा? वर्किंग टुगेदर भाई, एक साथ काम करेगा, है ना. ये जो लेंस है एंड कॉर्निया, ये जो लेंस है और इसके ये अंदर जो कॉर्निया है, ये दोनों वर्क टुगेदर करेगा. तो ये लाइट को इस सरफेस पर फोकस करेगा और ये आपका रेटिना है. रेटिना कर्व्ड है तो जो इमेज भी बनेगा वो भी तो ऐसा कर्व बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट आओ. When the eye is unable to focus the image onto the retina, the majority of vision problems occur. अब जब रेटिना पे फोकस नहीं होगा ना, तभी मेजर प्रॉब्लम्स अकर करता है. The cornea is reshaped during laser eye surgery. अब जिनके आंख खराब होते हैं वो लेजर आई सर्जरी से अपने कॉर्निया को, अपने रेटिना को ही तो सही करवाते हैं. ठीक है, which alters the eye's focal point. आई का जो फोकल पॉइंट है उसी को तो चेंज करता है ये लेजर सर्जरी में. The primary objective is to precisely focus the image on the retina. Just like in an ordinary eye, the corneas of most people are either too long or too short. If the first scenario, corneal flattening is accomplished through laser eye surgery. बेटा different methods बता रहा है कि ये जो फ्लैट हो जाता है हमारा लेंस, उसको कैसे सही किया जाता है ताकि फोकस हो रेटिना पे हो. छोड़ो यार, इतना कहाँ पढ़ना है मुझे. अब आओ लास्ट में आ जाओ. दिस कॉर्नियल टिश्यू इज अमेजिंग because it heals and rebounds immediately dash the need for stitches. जो कॉर्निया के जो टिश्यूज होता है ना वो बहुत आश्चर्यजनक होती है. क्यों? ये तुरंत ठीक हो जाता है और रिबॉन्ड्स इमीडिएटली. रिबॉन्ड मतलब बॉन्डिंग इसमें तुरंत हो जाता है. इसमें जैसे कट लगाया बहुत जल्दी ठीक हो कि आपस में रिबॉन्ड हो जाएगा. बेटा जब रिबॉन्ड हो गया इसका मतलब स्टिचेस की जरूरत पड़ी क्या आंख में? आंख के अंदर कभी देखो कोई ऑपरेशन में किसी को स्टिच की जरूरत पड़ी है? नहीं. एलिमिनेटिंग द नीड फॉर स्टिचेस. आंख के अंदर का जो इलाज होता है ना, चाहे आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ होगा, कभी भी देखना आंख के अंदर कोई भी स्टिचेस नहीं मारा जाता है क्योंकि वो अपने आप तुरंत ठीक होकर रिबॉन्ड हो जाता है और उनको स्टिच की जरूरत नहीं पड़ती. टू मेक प्रिसाइज कट्स as dash as a quarter micron in length. बेटा माइक्रोन बहुत छोटा सा लेंथ होता है ना, बहुत छोटा सा लेंथ होता है. तो as small as होगा क्योंकि माइक्रोन में लेंथ होना यानी कि एकदम छोटा सा होना. अभी हम थोड़ी देर में केडी लाइव के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मैं सेव कर लूंगी. और बेटा मेरा बैच नया आ चुका है केडी लाइव पर, बहुत मस्त. मैं आपको पूरा कंप्लीट, चाहे वो डिटेक्टिंग एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम एंटोनिम पैसेजेस, सब कुछ करा देती हूँ जितना एग्जाम में आने वाला होता है. एक बैच लो, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो और आराम से एग्जाम पास करिए घर ही बैठे बैठे. चलो फटाफट हम लोग अब नेक्स्ट टेस्ट पेपर को कर रहे हैं. 2023 का है ये
और ये आज हम 15th सेट कर रहे हैं। और ये जो सेट है ये आप को मैं अभी क्लास के तुरंत बाद ही केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो वहां से आप ले सकते हो। मेरा हाथ का पूरा किया हुआ कंप्लीट। एग्जाम डेट 19/7/2023 है और ये 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये टेस्ट पेपर हुआ था। चलो, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वेल्थ। वेल्थ जो होता है ना बेटा, पैसे वालों का जहां शासन चलता है उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। बेटा प्लूटो जो है ना ग्रीक गॉड ऑफ वेल्थ है, इसलिए प्लूटो का मतलब हो गया वेल्थ और क्रेसी का मतलब होता है शासन। प्लूटोक्रेसी मतलब धनी लोगों के द्वारा शासन। डेमोक्रेसी में ये डेमो जो वर्ड है ना ये है लोगों के लिए, तो लोगों के द्वारा शासन इज गवर्न्ड बाय या रूल्ड बाय पीपल, जैसे इंडिया है ना। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। थियोक्रेसी, बेटा थियो हैज कम फ्रॉम रिलीजियन, जो रिलीजियस लोग थे उनके द्वारा शासन। याद रखना ये सिर्फ इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है पादरी तंत्र, हिंदी वर्ड, यानी कि रूल्ड बाय प्रीस्ट्स, है ना। इंग्लैंड में हुआ था ना एक समय जब चर्चेस रूल करते थे, वो हो गया गवर्न्ड या रूल्ड बाय प्रीस्ट्स। और ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब एक, यानी कि जो अकेला सब कुछ करता है, तो ये हो गया रूल्ड बाय 1%। रूल्ड बाय 1%, जो बाद में जाके डिक्टेटरशिप, जिसको हम डेस्पोटिज्म कहते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, ये लो चारों का मीनिंग। क्यों? क्योंकि बेटा क्रेसी कई बार आया हुआ है, तो आपको सब क्रेसी पढ़ना पड़ेगा, जो आपको इस बुक में बहुत बढ़िया से विथ रूट दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप। देयर इज ए क्लैंडस्टीन अफेयर। बेटा क्लैंडस्टीन का मतलब होता है प्राइवेट। स्नीकी का मतलब होता है ना जो प्राइवेट भी हो लेकिन थोड़ा इलीगल हो, यानी जो लीगल नहीं हो, है ना। तो इसको स्नीकी को कह सकते हो, प्राइवेट है लेकिन इलीगल है, प्राइवेट एंड इलीगल। थोड़ा सा क्लैंडस्टीन है, सीक्रेट है लेकिन इलीगल है। बोलो, समझ में आया? नेक्स्ट आओ, इलिसिट। बेटा इलिसिट जो होता है ना वो एक्चुअली इलीगल ही होता है, लेकिन सामाजिक रूप से वो अमान्य होता है, यानी समाज उसको मान्यता नहीं देता। हो सकता है आपको कोर्ट अलाउ कर दे, है ना, लॉ से अलाउड हो, जैसे कि मैरिज बिटवीन द सेम गोत्र, नहीं, लेकिन वो समाज नहीं अलाउ करता है, तो सोशली अनएक्सेप्टेबल, यानी सामाजिक रूप से अमान्य। देखो हो गया। नेक्स्ट आओ, दैट इज अ पिक्चर वर्थ सीइंग बट दिस इज एन एब्सर्ड पीस ऑफ आर्ट। बेटा एब्सर्ड का एंटोनिम पूछा है। एब्सर्ड का मतलब होता है ना ऑड, मतलब विचित्र, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे वो एब्सर्ड होता है। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें बेटा थर्ड का एंटोनिम चाहिए जो रियलिस्टिक होगा। अगर एब्सर्ड का सिनोनिम देखो तो यहीं पर दिया है ऑड। जो एरी होता है ना, ERRIE, ये नहीं था भूतिया टाइप का जो अजीब सा फीलिंग दे, आपको बढ़िया ना लगे, थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग दे, तो वो होता है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, विचित्र एंड डराने वाला, फ्राइटनिंग। ये देखो, ठीक है। सो एब्सर्ड होगा रियलिस्टिक का एंटोनिम, ठीक है। अनरियलिस्टिक हो गया जो,
नेक्स्ट आओ, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड। बेटा ये V1 का इज MR प्लस V3 होता है, हमें अब V1 चाहिए, सिर्फ V1, वाटर कवर्स। तुरंत देखो कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहीं पर है ये आंसर, वाटर कवर्स। देखो समझ में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस ही था, तो हमें एक्टिव वॉइस चाहिए फिर तो। पृथा विल बीन कुकिंग, विल बीन कुकिंग क्या होता है? द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम, ऐसे कह सकते हैं विल हैव कुक्ड, बना चुकी होगी, विल कुक बनाएगी, ये टेंस कुछ है ही नहीं, इसका तो स्ट्रक्चर ही गलत है। अब विल कुक लगा दो, वो बनाएगी, बना लेगी, आपके घर आने से पहले वो बना लेगी, या विल हैव कुक्ड बना चुकी होगी, लेकिन ये तो कोई टेंस ही नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर थोड़ी पढ़े हम लोग। इधर यू और इधर का जोड़ा और होता है, नीदर का नॉर होता है ना, इसे इधर के साथ तो एंड लगेगा ही नहीं। देखो नेक्स्ट आओ, द परफ्यूम शी यूजेस हैज अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या, सेंट, स्मेल जिसको कहोगे, फ्रैग्रेंस जिसको कहोगे, है ना, CENT तो पैसे के लिए यूज होता है, सेंट एंड डॉलर्स, राइट। नेक्स्ट आओ, सिम्टम्स लाइक नर्वसनेस, increased heart rate and feeling weak are some of the starting signs of anxiety, symptoms बताया है। whereas anxiety attacks, whereas का मतलब होता है कि कुछ आप बात कर रहे हो उसके कंपैरिजन में whereas लगाते हैं, यानी कि वो तो पहला सेंटेंस होगा ही नहीं। most people don't even realize they have anxiety or take corrective measures, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं लगता कि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है। Anxiety is a sad reality of today's time. ओह, यहीं पर तो इंट्रोडक्शन है कि जो एंजाइटी है ना, वो सैड रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम है, दैट हैज प्लेग्ड अ नंबर ऑफ अस इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हमें प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट किया हुआ है। डी से शुरू होगा, ओके ठीक है। अब डी के बाद ए कि डी के बाद सी, सोचो डी के बाद ए कि डी के बाद सी, अब आप क्या बोलोगे बताओ। सिम्टम्स लाइक नर्वसनेस, ओके, वेराइटीज ऑफ वेज ए में मेंशन है। अब जरा इसमें आ जाओ, आप डी के बाद ए, डी के बाद ए में नर्वसनेस वगैरह सब मेंशन है। डी के बाद सी देखो, मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दे हैव एंजाइटी और टेक करेक्टिव मेजर्स until it amplifies and get out of control. Symptoms like nervousness, increased heart rate and feeling weak are some of the starting signs. जबकि anxiety attacks, sweating, trembling and having a feeling of impending danger, advanced starting signs of anxiety, advanced anxiety level. बेटा A और B एक साथ होगा, शुरुआत D से होगा जिसमें एंजाइटी के बारे में डेफिनेशन है, और ए और बी शुरुआती लक्षण और एडवांस्ड लक्षण, ए और बी उसके बाद होगा। बेटा ये रहा, डी से शुरुआत, ए और बी एक साथ। देखो बेटा इस सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो फिर मैंने करीबन 1-1.5 साल तो मैं आई नहीं हूँ इस चैनल पे, फिर आना छोड़ दूंगी, तो सोच लो। नेक्स्ट आओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से इनकरेक्टली कौन है और इन सब का मीनिंग क्या है वो जरा बताना। मिस्चीवस बिल्कुल सही है, आई बिफोर ई, मिस्चीवस, VOUS, मिस्चीवियस नहीं बोलते हैं, है ना, मिस्चीवस कहते हैं, शरारती। मिनिएचर, बेटा मिनी से याद रखो, मिनी मतलब छोटा, तो मिनिएचर का मतलब होता है अ स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग। पहले ताजमहल का बहुत मिनिएचर मिलता था। मेटामॉर्फिक, बेटा मेटामॉर्फोसिस क्या है, सुनो ध्यान से, एकदम जो कहते हैं ना ग्रेजुअल चेंज लेकिन कंप्लीट चेंज, जैसे कि
अंडा से बटरफ्लाई बनना, है ना। जब वो कैटरपिलर होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कभी इतना सुंदर बटरफ्लाई बन सकता है। तो मेटामॉर्फोसिस इज ग्रेजुअल चेंज होगा बट कंप्लीट चेंज, ग्रेजुअल एंड कंप्लीट चेंज। सुनो ध्यान से, यहीं पर लिख दे रही हूं मैं, लेकिन मैंने मेटामॉर्फोसिस का कहा है, मेटामॉर्फिक उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। ग्रेजुअल एंड कंप्लीटली चेंज्ड, मेटामॉर्फिक लिखना है मुझे, मुझे एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। ठीक है, ग्रेजुअली एंड कंप्लीटली। मिस स्पेल नहीं होता है यार, मिस स्पेल्ड होता है, यानी जिसकी स्पेलिंग गलत होती है वो मिस स्पेल्ड कहलाता है। स्पेल तो वर्ब है, हमें एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए, मिस स्पेल्ड यानी कि फोर्थ गलत है। नेक्स्ट आओ, टू गो टू द डॉग्स मतलब बर्बाद हो जाना, ये मैंने आपको क्लास में करवाया है। ये हुआ, मैंने कहा था घर में जब खाना खराब हो जाता है तो मम्मी क्या करती है कुत्तों को डाल देती है। तो गो टू डॉग्स का मतलब क्या हुआ, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, उसका कुछ फायदा नहीं होना। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ एडमेंट, बेटा एडमेंट जो होते हैं वो स्टबर्न होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, ढीठ टाइप के लोग होते हैं। तो एडमेंट, स्टबर्न, और इसका सिनोनिम क्या बताए थे, जरा एक सिनोनिम बता देना। तो फ्लेक्सिबल, तो इसका एंटोनिम होगा, है ना, इसका एंटोनिम होगा फ्लेक्सिबल। और एडेप्टेबल होते हैं, अगेन फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल सिनोनिम है, आप बिल्कुल चेंज कर लेते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो आप एडेप्टेबल हो। बेटा स्टबर्न तो है ही, कोई और सिनोनिम पूछा मैंने, ऑब्स्टिनेट, लकी बस सही तो वर्ड चाह रही थी मैं आपसे, ऑब्स्टिनेट। एक और है बुल हेडेड, बुल जानते हो ना, सांड, वो कभी बात मानते हैं, सड़क के बीच में खड़ा हो जाएंगे, हटेंगे ही नहीं। नेक्स्ट आओ, अब आ रहे हैं चार है जिसमें एरर है। शी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी, बेटा रेयरली खुद ही नेगेटिव है, तो नोबडी नहीं होगा, एनीबडी होगा। नेगेटिव वाक्य में एनी आता है, नो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये डबल नेगेटिव हो जाएगा, यानी आंसर यहां पे। नेक्स्ट, द पैनल पिक्ड द कैंडिडेट्स रैंडमली, बेटा रैंडमली का एंटोनिम चाहिए सिस्टमैटिकली। इसको पिक करूंगी, इसको छोड़ूंगी, इसको पिक करूंगी, इसको छोड़ूंगी, इसको पिक करूंगी, कहोगे मैम एकदम सिस्टमैटिकली पिक कर रही है। अरे किसी में से इसमें से 3-4 निकाल लो ना, रैंडमली पिक कर रही है। तो रैंडमली और सिस्टमैटिकली एंटोनिम है। देखो कैजुअली का मतलब होता है नॉट ऑफिशियली, यानी कि नॉट सीरियसली, दोनों कह सकते हो। कैजुअल ड्रेस पहनते हो तो आप फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनते हो, तो इसका कैजुअली मतलब हो गया नॉट फॉर्मली, और कैजुअली का मतलब होता है नॉट सीरियसली। भाई सीरियस नहीं, आपका अप्रोच बहुत कैजुअल अप्रोच है, इसका मतलब नॉट सीरियस। अनविलिंगली, बेटा विलिंग का मतलब होता है मन से, अनविलिंग का मतलब होता है, सिनोनिम लिखो, रिलक्टेंट बेमन से, और अनविलिंगली है तो रिलक्टेंटली कर दूं मैं। और इंसिडेंटली का मतलब होता है बाई चांस, है ना। आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा बेटा कि आपको सारे के सारे मीनिंग आने चाहिए। यू कैन से बाई चांस और एज अ प्रोडक्ट, मतलब एज अ बाई प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। एडिशनली, नॉट इंपॉर्टेंट, एडिशनली। नेट बहुत खराब है। नहीं, एक्सीडेंट नहीं बेटा, इंसिडेंटली है। यू कैन से यहां पर तो एज ए बाई प्रोडक्ट ही लगाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी वर्ड है ना उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूं तो इंसिडेंटली इज
बाई प्रोडक्ट, यानी कि जैसे नॉट इंपॉर्टेंट, एडिशनल। अब आओ, द मेसोपोटामियन इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इन्वेंटेड का मतलब है V2, तो V2 का वॉज वर प्लस V3 होता है। देखो वॉज वर प्लस V3 तो एक ही में है और किसी में है, देखो जरा ध्यान से, आपको बस सीधा बीच वाला पॉइंट देखना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो मैं लिख देती हूँ, चाहो तो लिख लो बाई चांस। ठीक है ना, नेक्स्ट आओ, डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई डैश एंड टेल मी आई एम गोइंग नोवेयर विथ माई लाइफ। विंड आउट ऑफ माई, क्या बताओ, ईडियम कौन है? जब विंड किस चीज से निकाल दोगे तो आदमी की गति रुक जाएगी, बोलो जल्दी बोलो। विंड किस चीज से निकाल दोगे तो आदमी को लगेगा जैसे भाई मेरी तो हवा ही निकाल दी आपने, सेल। ये ईडियम है बेटा, आप कुछ भी चाहो डाल देना, नहीं डाल सकते हो। टू टेक द विंड आउट ऑफ द सेल का मतलब क्या, सुनो ध्यान से। जब पहले ये जो पानी का जहाज जब वो चलता था ना, तो उसमें एक बड़ा सा, नहीं देखते हो आगे एक सेल लगा रहता है, इसको पर्दा हम लोग कह देते हैं ना हिंदी में कभी कभी। जब उसमें हवा टकराती थी ना तो इतना भारी होता था ना कि हवा बाहर निकल नहीं पाती थी, और हवा उसके साथ साथ आगे बढ़ने में उसको ढकेलती थी, जिससे शिप चलता था। अब वही हवा निकाल देना यानी कि गति ही रोक दिया शिप का मैंने। दिस मीन्स तुम अगर कह रहे हो कि भाई मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम तो विंड ही मेरे सेल से निकाल दे रहे हो, राइट? तो ये ईडियम है और कोई वर्ड चलेगा ही नहीं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बेटा ट्रेजरी होता है ना, TREA होगा, ट्रेजरी, ट्रेजरी। स्प्राउट, अचीव, I बिफोर E, बिल्कुल सही है। लॉयल्टी, बिल्कुल सही है। 16 में ट्रेजरी गलत है, ट्रेजर। ठीक है, 14th वाला समझा दीजिए, 14 में क्या प्रॉब्लम है? 14 में बेटा मैंने कहा था जब भी V2 होता है वॉज वर प्लस V3 ढूंढते, वॉज वर प्लस V3 और कहीं नहीं है, राइट? नेक्स्ट आओ, अब आगे फिर से सेंटेंस अरेंजमेंट में। Mendel's simple law of heredity came to be widely known and were uncritically assumed to apply to all human characteristics. With Charles Darwin's popularization of the concept of evolution, man became interested in his biological origins and affiliations. Starting with the work on heredity of Gregor Mendel in 1860s and the recognition of its significance in 1900, interest shifted to the problem of man's ontogenic genetic origins. This interest हो गया, मुझे मिल गया, इंटरेस्ट शिफ्ट कर गया मैन का ओरिजिन पर, एंड दिस इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट, भाई सी के बाद जो डी आएगा वो इंटरेस्ट, सी के बाद डी का इंटरेस्ट, सी के बाद डी, सी के बाद डी, ओके। और सी के बाद डी आपको कहां कहां मिल रहा है? सिर्फ एक ही में तो दिख रहा है 17 का, देखो तो सिर्फ एक ही में दिख रहा है मुझे, है ना, विथ ओ माय गॉड, ये तो बहुत पंगा हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे एक और जगह पे इंटरेस्ट है भाई, एक और जगह पे इंटरेस्ट है, और वो है मैन बिकेम इंटरेस्टेड इन हिज ओरिजिन। अच्छा, बी के बाद डी होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे तो कह रहा है इंटरेस्ट शिफ्टेड टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन्स ऑन्टोजेनेटिक ओरिजिन।
यानी जो इंटरेस्ट था पहले वो क्या हुआ, मैन बिकेम इंटरेस्टेड, आदमी इंटरेस्टेड हो गया, एंड दिस इंटरेस्ट वाज सेंटर्ड ऑन मैन साइकोजेनेटिक ओरिजिन। बाद में ये शिफ्ट कर गया कुछ और में, यानी मैन इंटरेस्टेड हुआ, दिस इंटरेस्ट, भाई बी के बाद डी होगा, बी के बाद डी होगा, पहली बात। उसके बाद ये इंटरेस्ट शिफ्ट कर गया किसी और चीज में, वो सी में, बी डी सी, बी डी सी कहां है, बी डी सी यहां है, गड़बड़ हो जाता। सेकेंड वाला हमने इंटरेस्ट देखा ही नहीं था, पहले इंटरेस्ट हुआ, ये इंटरेस्ट के बारे में पूरा डिस्कशन खत्म, फिर इंटरेस्ट किसी और चीज ने शिफ्ट किया, वो बाद में जाएगा, बी डी सी होगा, तीनों इंटरेस्ट वाला एक साथ खत्म हुआ। अभिजीत फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड, बेटा एक्सट्रीमली टायर्ड का वन वर्ड क्या होगा, एग्जॉस्टेड, है ना। एक्सट्रीमली टायर्ड का मतलब एग्जॉस्टेड, डिप्रेस्ड का मतलब होता है अवसाद में, डिप्रेशन में, स्लीपी मतलब सोया हुआ, BARE बेयर मतलब नंगा, जैसे बेयर बॉडीड नंगे शरीर, बेयर्ड फुटेड यानी कि नंगे पैर। ऑथेंटिक का सिनोनिम बेटा जेन्युइन होता है, उसका उल्टा होगा फॉल्स, करप्ट तो भ्रष्ट होता है, डाउटफुल जिसमें शंका है। देखो, copying someone else's work and trying to submit as your own, plagiarism, yes। जो प्लेजियरिज्म करते हैं वो दूसरे के वर्क को कॉपी एंड पेस्ट मार के अपना बता देते हैं। मेरे बुक का प्लेजियरिज्म से तो मैं पागल हो गई हूँ। हुलिगन बेटा बदमाश होता है, तो हुलिगनिज्म इज बदमाशी, तोड़फोड़ मचाना, शरारत करना। ऑल्ट्रिज्म बेटा, ऑल्ट्रिस्ट कौन होते हैं, मैंने बताया था ना, दूसरों के प्रति सच्चा, दूसरों का अच्छा चाहने वाला, है ना। तो दूसरों के अच्छा जो चाहते हैं वो सेल्फलेस होते हैं, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा। और सिनिकल कौन होता है, मैंने बताया था कि अगर कोई किसी को हेल्प भी करेगा ना, वो सोचेगा अच्छा मुझे हेल्प कर रहा है, इसका क्या मतलब है अपना, है ना। डाउटफुल होते हैं ये हमेशा दूसरों के इंटेंशन को लेकर। सो सिनिसिज्म का मतलब है डाउट regarding others intention, दूसरों के इंटेंशन को लेकर अगर आप डाउटफुल रहते हो तो आप सिनिकल हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं और वो है आपका क्लोज टेस्ट। चलिए फटाफट देखिए तो, और ये क्लोज टेस्ट आसान ही है, जल्दी करो। वी नीड द एनर्जी टू मूव, हमें एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए, एंड वी डैश ऑन ऑयल फॉर इट। बेटा यहां पर सबसे अच्छा वर्ड है डिपेंड, क्योंकि डिपेंड के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगता है। आपको गाड़ी से मूव करना है, किस चीज पर निर्भर करते हो, ऑयल पर। विदाउट इट अवर जॉब्स, अवर फ्री टाइम एंड अवर मोबिलिटी डैश ऑल बी वेरी डिफरेंट, विल ऑल बी वेरी डिफरेंट। हमारी पूरी मोबिलिटी बहुत डिफरेंट होगी, है ना, हमारा पूरा का पूरा फ्री टाइम, मोबिलिटी, ये सब बहुत डिफरेंट होगा। अवर मोबिलिटी, अवर फ्री टाइम एंड अवर जॉब्स विल ऑल बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। हालांकि याद रखना एसएससी ने इसका आंसर शाल दे दिया था। अब शाल क्यों दिया है पता नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस एंड कमांड, इनके में किसी में नहीं आता है ना। नेक्स्ट आओ, क्या हो गया, चलो नेक्स्ट आओ। एवरी डे वी डैश 70 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल वी कंज्यूम। बेटा डिवर का मतलब होता है जैसे गटकना, जैसे नहीं राक्षस लोग खाते थे, सीधा इंसान को उठाया पूरा मुंह के अंदर डाल लिया, वैसे नहीं, है ना। कंज्यूम, हम कंज्यूम करते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है। 70 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल
Every year we consume 2,200 million tons of coal and 2,500 billion ton metric of gas. It is a long story. भाई सालों साल में इतना ज्यादा हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है. Total dash in 1924 and for many years it was a French state oil company. अच्छा, ये जो टोटल है कंपनी का नाम है. तो टोटल वॉज फाउंडेड, इसकी स्थापना की गई थी 1924 में और मेनी इयर्स के लिए फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी था. इन 1999 टोटल जॉइंट पेट्रोफिना, द बेल्जियन ऑयल एंड गैस कंपनी, and in 2000 total dash with its main French competitor Elf Aquitaine. Total merged with, बेटा वो किसी के साथ मर्ज किया और उसके बाद देखो ना, द नेम बिकेम टोटल फीना एल्फ. जब मर्ज करेगा तभी ना एक नाम हो जाएगा, ठीक है. नाउ इट्स कॉल्ड टोटल अगेन एंड इट्स फ्रांस बिगेस्ट कंपनी. देखो खत्म, ठीक है. कितना है चेक करो. और सबसे पहले इस सेशन को इमीडिएटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंग्लिश बाय नीतू मैम पे भी ये सारे मिक्स होके 4-4 टेस्ट पेपर एक साथ डाले जा रहे हैं. बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ भी है वहाँ भी है. मेरे सारे बुक्स के प्रूफ रीडिंग मैं खुद करती हूँ और अभी कंपल्सरी इंग्लिश का नया बुक आया है जो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया से ट्रांसलेशन के थ्रू ऐसे प्रेसियन कॉम्प्रिहेंशन मैंने सिखाया है, तो वो देख लो. नेक्स्ट टेस्ट पेपर हम लोग करते हैं और वो नेक्स्ट टेस्ट पेपर आपका है 2023 का सीजीएल 2023 का टीयर 1 का एग्जाम डेट था 19/7/2023 और टाइम इसका है 5:15 से 6:15 का. आ जाओ, सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका, देखो ये है सेंटेंस अरेंजमेंट. द ऑलिव ट्री ग्रो स्लोली येट लिव्स अ लॉन्ग टाइम. The normal lifespan of an olive tree is 300 to 400 years. एकदम साफ लग रहा है कि लंबी जिंदगी उसकी होती है, लाइफ स्पैन लंबा होता है. तो ये यहाँ पर 300 to 400 years का होता है, ये बताया है. The olive is a well-known Mediterranean native evergreen tree. Olive tree होता क्या है इसके बारे में यहाँ पर है. This means शुरुआत तो सी से होना चाहिए, शुरुआत सी से होना चाहिए और सी के बाद इसमें डी है एज अ रिजल्ट. बेटा एज अ रिजल्ट तो नहीं होना चाहिए सेकंड में. सी के बाद ए और ए के बाद बी, ये दोनों एक साथ तो होना चाहिए, लेकिन ये एज अ रिजल्ट. द ऑलिव ट्री इज नोन एज इमॉर्टल ट्री. बेटा इमॉर्टल का मतलब होता है अमर. जब उसको हम कहें 400 साल तक जिंदा रहेगा तब आप कहोगे भाई ये तो फिर अमर हो गया, इतना लंबा उम्र है. दिस मीन्स ए और बी के बाद डी होना चाहिए, यानी ऑप्शन इज सेकेंड. ऑलिव ट्री का डेफिनेशन पहले, बहुत लंबा लाइफ स्पैन होता है, 400 साल जीता है, इसलिए इसे अमर कहते हैं, यानी ए बी फिर डी. देखो नेक्स्ट आओ. अ पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स in a way that other people may think is stupid, यानी कि जिसको एडवेंचर पसंद आता है उसको कहते हैं डेयर डेविल. बेटा डेयर का मतलब ही होता है दुस्साहस, है ना. तो दुस्साहस करना इज डेयर और डेविल लगा दिया है साथ में. ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल, इनसेन, पागल, इनसेन. नेक्स्ट देखो, गैलेंट का मतलब होता है वीर, यानी कि करेजियस, ब्रेव, करेजियस. और ये जो कैवलरियर होते थे ना, वो जिनको युद्ध में बहुत निपुण होते थे, आर्म्स चलाना आता था, हॉर्स पे बैठ के उस पर तरह के करतब दिखाने आते थे, यानी कि वीर योद्धा जो होते थे ना वो कैवलरियर होते थे. यानी अ पर्सन killed in arms and
हॉर्समैनशिप। याद रखना, पहले के जमाने में जो नाइट्स होते थे ना, योद्धा, है ना, वो हॉर्स चलाने में माहिर, आर्म्स चलाने में माहिर, उनको कैवलरियर कहते थे। देखो, समझ में आया? नेक्स्ट आओ, द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीइंग। बेटा हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, बीइंग तो आ ही नहीं सकता, हैज नॉट बीन होगा। मेकिंग न्यू स्कूल बैग सिंस द लॉकडाउन कमेंस्ड। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक ये न्यू स्कूल्स बैग्स नहीं बना रहे, यानी बीइंग नहीं होगा, बीन होगा। हैज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैज नॉट बीन प्लस V1 ING। नेक्स्ट आओ, टेकिंग अ ब्रिस्क वॉक। बेटा ब्रिस्क का एंटोनिम पूछा है, ब्रिस्क का सिनोनिम है क्विक, स्लो होगा एंटोनिम। डस्की तो होता है जिसको कहते हैं ना हल्का लाइट ब्राउन, है ना, गोधुली बेला जो कहते हैं शाम को, वो डस्क होता है, तो ये लाइट ब्राउन कलर। जैसे इंडिया में हम लोगों का डस्की कलर होता है जनरली, है ना, बाकी सब लड़कों को तो गोरी बहू ही चाहिए, गोरी वाइफ चाहिए नहीं। नेक्स्ट आओ, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पार्शियल। बेटा पार्शियल का मतलब होता है प्रेजुडिस्ड, पार्शियल का मतलब होता है बायस्ड, इसका एंटोनिम अनबायस्ड होगा। पार्शियल हो या प्रेजुडिस्ड हो, दोनों का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, जो किसी का पक्ष ले, यानी कि बायस्ड, जिसको हम लोग सिनोनिम में किए हैं जॉन्डिस्ड आई का सिनोनिम में, नहीं। अनजस्ट तो होता है अन्यायपूर्ण, ठीक है, तो जब प्रेजुडिस्ड होते हो तो अन्यायपूर्ण भी हो जाते हो आप। इट वॉज ड्यू टू ट्रेचरस लीडर्स, धोखेबाज। ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज, सिनोनिम क्या हुआ, डिसलॉयल। डिवोटेड तो उसका एंटोनिम होगा, जिसमें कोई किसी के प्रति समर्पित होता है तो वो डिवोटेड होता है। ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक, मोमेंट भर के लिए, मोमेंट्री, मोमेंट्री। और रेवनस का मतलब होता है वेरी हंग्री, बहुत भूखा। तो डिसलॉयल सिनोनिम है, सिनोनिम ही तो पूछा है ना। ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज, जो गद्दार होते हैं। वैसे डिसलॉयल लॉयल नहीं होते, वो डिसलॉयल होते हैं, ठीक है। बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेशन को शेयर कर लेना और लाइक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, गोविंद इज इंप्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स विद अ व्यू टू बिकमिंग। बेटा मैंने बताया आपको कि वॉल्यूम 1 में भी है, विद अ व्यू टू, यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के इरादे से, और हर प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, इसलिए बिकमिंग अ जर्नलिस्ट होगा, ठीक है। इंप्रूव कर रहा है अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इस इरादे से कि वो बनेगा जर्नलिस्ट आगे जाके। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है और हर प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है। ये मैंने आपको रूल सिखाया है वॉल्यूम 1 में, एग्जैक्टली सेम वर्ड दिया है विद अ व्यू टू, वर्ब एडवांस में। ट्रिवियल इश्यूज, बेटा ट्रिवियल का एंटोनिम पूछा है, सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ट्रिवियल का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। फियर्स का मतलब होता है वायलेंट, जैसे फियर्स अगर कोई है, टाइगर हो या लेपर्ड हो, वो वायलेंट होगा, फिजिकली वो हमला करेगा, एग्रेसिव होगा। होपफुल का मतलब तो आशावादी होता है, होप से भरा हुआ, ठीक है। देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नेक्स्ट आओ, द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड। बेटा पैसिव वॉइस खुद ही है और पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, इसके लिए हमें एक्टिव वॉइस चाहिए, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। मिस्टर गुप्ता हैड नॉट पोस्टेड, ये हो गया। बाकी सब तो देखो ना, बाय मिस्टर गुप्ता, तो मिस्टर गुप्ता आगे होगा। स्टिल हैड नॉट पोस्टेड, स्टिल कहीं है क्या, यहाँ पे नहीं है, आंसर 1 है। देखो
नेक्स्ट आओ, अगेन सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया। सो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, बेटा सो से तो शुरू नहीं होगा। द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन लाइज इन इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता में ही तो हमारा यूनिकनेस है। ड्यू टू विच देर आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर एट टाइम्स, यहां वहां थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होता है। The India, a very large country with many religions, many cultures, and many languages have been achieving success in all fields. यानी कि अभी तो पहले हम इंडिया की बात करेंगे, तब हम कहेंगे दिस नेशन, यानी शुरुआत तो सी से होगा। पहले सी से शुरुआत हुआ, अब सी के बाद बी, सी के बाद ए, अब सी के बाद हम ए में कैसे पहुंचे? अभी अच्छी बात किया है, अब फिर कहा इसीलिए प्रॉब्लम्स। भाई प्रॉब्लम्स का जिक्र तो है ही नहीं कुछ, अच्छी अच्छी बातें पहले खत्म करेंगे तो सी के बाद बी होगा। द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन लाइज इन इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बेटा डाइवर्सिटी की बात ही तो कहा है, मेनी रिलीजियंस, मेनी कल्चर्स, मेनी लैंग्वेजेस, यही तो डाइवर्सिटी है। लेकिन उसमें यूनिटी है, उस डाइवर्सिटी में, वही तो बात किया है। तो सी के बाद बी होना चाहिए, सी के बाद ए फिट नहीं हो रहा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। ये आपको दिया हुआ है, मैं बैक टू स्क्वायर वन एंड गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, इसका मैंने बताया है आपको। फिर से शुरुआत, एकदम फिर से वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किए थे। ठीक है, टू अबेट, अबेट का मतलब होता है कम करना। बेटा इसका सिनोनिम है लेसन, पूछा है एंटोनिम इंक्रीज होगा। एंटोनिम पूछता तो लेसन, सॉरी सिनोनिम पूछता तो लेसन होता, यानी कम करना। अबेट का मतलब कम करना। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, और सबसाइड मतलब होता है कम करना। लेकिन हमें अगर सिनोनिम पूछता तो लेसन सबसाइड दोनों हो सकता था, एंटोनिम पूछा इसलिए इंक्रीज होगा। देखो नेक्स्ट आओ, द डॉक्टर डैश 2 टैबलेट्स पर डे। डॉक्टर क्या करता है हमें? बेटा डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है ना। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जब आपको बहुत ही सीरियस सजेशन दिया जाता है, प्रिस्क्राइब करता है। अगर प्रिस्क्राइब नहीं होता तब हम एडवाइस करते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करता है। सेलेक्ट स्पेलिंग जिसमें सही है। वन नीड्स टू अबाइड बाई। बेटा अबाइड का मतलब होता है पालन करना, कोई आज्ञा का, कोई इंस्ट्रक्शन का। अबाइड यहां पे गलत है। बाई सर्टेन इंस्ट्रक्शंस सही है, इंस्ट्रक्शन यहां पे गलत है। इन एवरी सोसाइटी, सोसाइटी यहां पे गलत है, तो इसीलिए बच गया मेरा वन जिसमें सारे स्पेलिंग सही। देखो नेक्स्ट आओ, एरर निकालना है। इट वॉज बाई अ चांस ही सॉ अ मूवी इन अ थिएटर। बेटा बाई अ चांस नहीं कहते हैं, बाई चांस होता है। आर्टिकल में याद रखना, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें सिंगुलर नाउन होता है फिर भी आर्टिकल नहीं आता, और कुछ होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं फिर भी आर्टिकल ले लेते हैं, जैसे इन अ हरी, मेक अ नॉइस, और जिसमें नहीं होता है जैसे बाई चांस, बाई कार, बाई बस, है ना। तो देखो आंसर इज बी। बी कहाँ है? 3 में। ये भी ध्यान रखना, बी हमेशा सेकंड में नहीं होगा। आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल। बेटा इन ट्रबल में कौन सा है? अप द क्रीक, है ना। जब कोई पहाड़ी एरिया में जहां पे बर्फ है वहां पे क्रीक में फंसते हैं ना कोई, तो सीधा नीचे जाता है, और इतना नीचे जाता है कि मर ही जाता है। ठीक है, तो अप द क्रीक का मतलब हो गया इन ट्रबल। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि आप ऐसे चीज का पक्ष ले रहे हो, ऐसे साइड का, जिससे आप खुद भी सहमत नहीं हो, लेकिन आप इसीलिए उसका पक्ष ले रहे हो क्योंकि आप एक पॉइंट बोलोगे ना तो बाकी सब आपके खिलाफ बहुत बोलेंगे, और तब वहां पे डिबेट अच्छा चलेगा। तो जनरली क्या होता है ना, ये जो
हमारे इंडिया में तो खैर खत्म ही है सब मामला। ये जब भी कहीं पर आप देखोगे डिबेट होता है, तो डिबेट टेलीविजन में भी तो डेविल्स एडवोकेट एक रहता है ताकि अगला पार्टी अच्छे से बोले। इसका मतलब डेविल्स एडवोकेट इज अ पर्सन who takes the side of the team the opinion of which is even not agreed agreeable to him। जो उस टीम का पक्ष ले रहा है जिसके व्यूज, जिसका ओपिनियन वो खुद भी उसके अगेंस्ट है ना। लेकिन अगर हम तुम्हारी तरफ हो जाएं तो सब हाँ 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 एक दूसरे से मिलाते रहेंगे बात। मैं अगर अगेंस्ट होंगी तो मैं एक पॉइंट कहूंगी तो सारे मेरे पर टूट पड़ोगे, है ना। तो मुझे लग रहा है डिबेट करने के लिए ये जरूरी है कि मैं दूसरे टीम का पक्ष लूं, तब तुम सब बोलोगे, ठीक है। और अगर मैं तुम्हारे साथ ही हो जाऊंगी तो फिर तुम लोग थोड़ी बोलोगे। नेक्स्ट आओ, ऑफ बेस का मतलब होता है मिस्टेकन, यानी कि आप भूल कर रहे हो। लायंस शेयर का मतलब सबसे बड़ा भाग, द बिगेस्ट पार्ट, द बिगेस्ट पार्ट। ये देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ, द रूलर ऑफ द कम्युनिटी हैड ऑलरेडी पास्ड। बेटा हैड पास्ट है, पैसिव वॉइस इसका होगा हैड बीन पास्ट, हैड बीन पास्ट, हैड बीन, बीन हम ढूंढ रहे हैं कहीं नहीं मिल रहा है सिवाय यहां के, हैड बीन पास्ट, बस यही तो होगा। और देखो तो कोई है, वन शुड फॉलो द रोल मॉडल्स इन लाइफ। बेटा फॉलो का मतलब होता है एम्यूलेट, एम्यूलेट का मतलब होता है बराबरी करना। एडमायर का मतलब होता है पसंद करना। चेरिश का मतलब भी पसंद करना, टू लव और कीप नियर टू हार्ट, दिल से एकदम उसको लगाए रखना, है ना। लव एंड कीप क्लोज टू हार्ट। और लास्ट इज रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब तो किसी को रिवॉर्ड देना होता है। अब बताओ, वन शुड फॉलो द रोल मॉडल्स इन लाइफ। जब आप रोल मॉडल्स को फॉलो करते हो तो उसकी बराबरी करने की कोशिश करते हो ना। देखो नेक्स्ट आओ, मोस्ट हॉबीज आर टू सम एक्सटेंट कंस्ट्रक्टिव but that they may be useful is of secondary significance and they may be lucrative। होता है बेटा, जो आपको ललचा दे वो lucrative होते हैं। यहाँ पे गलती इस स्पेलिंग में, ठीक है। lucrative is like very appealing, जो आपको ललचाए, tempting, ठीक है। ललचा दे ऐसा हो, जिसको आप इंग्लिश में कहोगे tempting, alluring, ठीक है। नेक्स्ट आओ, forsaken or neglected child who has no home and spends most of his time on the streets। बेटा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, ये आपके लीगल टर्म से वेफ, यानी ऑफन चाइल्ड, जिसका कोई माँ बाप नहीं हो, सड़क पे वो जिंदगी बिता रहा हो, वेफ। फ्यूजिटिव होते हैं भगोड़ा, जिसको आप कहते हो एब्सकॉन्डर। वल्नरेबल होता है जिनको नुकसान पहुंचाना आसान है, जैसे छोटे बच्चे, कमजोर महिलाएं, है ना।
वन हु कैन बी हार्म्ड इजली, वन हु कैन बी हार्म्ड इजली, जो कमजोर हो। मिसक्रिएंट बेटा बदमाश, बदमाश जिसको कहोगे। इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो रॉग, मिस्chievous, रॉग, GUE। ठीक है, देखो, हाँ फ्यूजिटिव विजय माल्या, बिल्कुल सही कहे। अब देखो आ गया एक आपका क्लोज टेस्ट, और ये क्लोज टेस्ट एक बार देखो तो अपने आप। When he was in college, a famous poet made a useful distinction for him. एक बहुत फेमस पोएट था, उसने अंतर बताया इसको। क्या बताया? He had drunk dash in the poet's company. To be compelled to describe to him a poem, he was dash of. देखो, he was drunk enough. बहुत पी लिया था वो। उसके बाद उसको मन कर किया कि उसको डिस्क्राइब करे एक पोएम जो ये लिखा था। He was thinking of. ठीक है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन इसका होता है पोयम, पोअम, अम होता है, यम नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पोएम बोल देते हैं। सुनो, a poem he was thinking of. It would be a monologue of sorts, the self-contemplation of a student on a summer afternoon who is reading euphesize, क्या जो मीनिंग होता है ना, ये इलैबोरेट राइटिंग होता है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम डेकोरेटिव पीस जिसमें हाई फ्लोन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, और दिखावे भरा राइटिंग, जो आपको महसूस हो जाए कि ये फॉल्स है, ये कोई फॉल्स चीज है। हाईली इलैबोरेट जिसको कहोगे राइटिंग। फाइन। द पोएम इटसेल्फ वुड बी अ सटल, सटल का मतलब होता है जो बहुत नोटिसेबल नहीं होता, डैश ऑफ यूफिज्म, सटल डैश ऑफ, सटल सीरीज ऑफ, क्योंकि वो एक के बाद एक लय में जब आप बोलते हो ना, एक सीरीज बनता है वो। ट्रांसलेटिंग द हीट द डे, द स्टूडेंट्स कंसर्न into symmetrical poise, translating even his dash and boredom. बेटा dash and boredom, boredom के साथ and से जुड़ा है तो contempt होगा। contempt का मतलब होता है ना, जब आप किसी चीज की अवमानना करते हो, जैसे कोर्ट की अवमानना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। देखो एंड के चक्कर में मुझे वो लगाना पड़ा, क्योंकि हेवन का मतलब होता है सेफ प्लेस। और ये करना आपको थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बिल्कुल पोएम्स उठा दिया है ना, अननेसेसरी कुछ भी कहीं से उठा के देता है इन लोग। ये कोई एक राइटिंग है उससे उठाया है। विद दैट फेमसली फूलिश बुक इनटू अ euphemism. The poet nodded his big head in a sympathetic rhythmic way as this was dashed to him, as this was explained to him. जब उसे एक्सप्लेन किया गया तो उसने अपना सर हिलाया बहुत ही सिंपैथेटिक तरीके से, और उसने कहा कि भाई देखो दो तरह के पोएम्स होते हैं। ठीक है, तो पहला इनफ है, सेकंड थिंकिंग है, थर्ड सीरीज है, फोर्थ कंटेम्प्ट है, और 5 एक्सप्लेन्ड है। उन्होंने कहा कि देयर इज द काइंड यू राइट, देयर इज द काइंड यू टॉक अबाउट इन बार्स। कहा दो तरह के पोएम्स है, एक तो जो तुम लिखते हो और एक होता है जो यहाँ शराब पी के बोलते हो। ठीक है, और बोथ काइंड्स हैव वैल्यू, दोनों का वैल्यू है, लेकिन बोथ पोएम्स है, लेकिन इट इज फेटल टू कंफ्यूज देम। अगर दोनों को कंफ्यूज करोगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, बताओ समझ में आया? हालांकि क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये समझना आपको प्रॉब्लम होगा कि वो जब पी लिया तो पीने के बाद उसने वो पोएम डिस्कस करना शुरू किया जो वो सोच रहा था। ठीक है, और उसके बाद बोर्डम और कंटेम्प्ट, उन दोनों को
फेमसली फूलिश बुक इनटू यूफेमिज्म, वो डिस्कस करने लगा उससे। ठीक है, तो चलो ये समझो ध्यान से कि आपका 25 जो क्वेश्चन है बेटा, याद रखना कि इसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और बहुत फास्ट करना पड़ेगा, आपके पास टाइम नहीं होता। याद रखना मेरा स्पेशल बैच लाइव भी है, स्पेशल बैच हमारा वीओडी भी है, और अगर आप सारा लेना चाहते हो जिसमें आपको अच्छे लेवल ऑफ एसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन सिखाया जाए, स्पोकन कंपल्सरी इंग्लिश स्पेशल लाइव वीओडी सब हो, तो आप A to Z बैच ले लेना। और नहीं तो आप सारा सब्जेक्ट ले लो, मेरा लाइव बैच ले लो जिसमें मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सब कुछ होगा। इसमें आपको सबका फ्री वीओडी मिल जाएगा, 4000 में सबके बैचेस मिल जाएंगे। चलो थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट टेस्ट पेपर में। और कल सैटरडे है, कल मैं लूंगी गोल्डन रूल्स अपने चैनल पे इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। थैंक यू सो मच।